हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेस में। और ये क्वेश्चन इनकम टैक्स के पार्ट 2 से रिलेटेड हैं। साथ में ही आप पॉपुलेशन और स्टूडेंट का पास फेल होना और 2-3 टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे आप। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हाँ, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपन कुछ स्टैंडर्ड डिस्कस कर लें। जैसे यही क्वेश्चन है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड बताता हूँ। जैसे ये इनकम हुआ, अब जो आप वेतन पाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, जो भी वेतन पाता है कुछ ना कुछ उस पर टैक्स देते हैं। ठीक, और जो इनकम और टैक्स कटने के बाद जो आता है उसे अपन नेट इनकम बोल देते हैं। ठीक, उसे अपन नेट इनकम बोलते हैं। जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं, 20 रुपये आप टैक्स देते हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो आपके पास नेट इनकम जिसे शुद्ध आय आप बोल रहे हैं वो आपके पास 80 रुपये बचा। भाई कुछ जो कमाते हैं कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी शुद्ध आय जो कहते हैं ना इन हैंड, सैलरी इन हैंड, वो आपकी 80 रुपये है। अच्छा, अगर आपका टैक्स 5 रुपये बढ़ गया, अगर आपका टैक्स 5 रुपये बढ़ गया मतलब 5 रुपये और टैक्स आपको और ज़्यादा देना है, तो आपका जो नेट इनकम होगा उसी के रेस्पेक्ट में कम होगा। उधर 5 रुपये बढ़ा है, इधर 5 रुपये कम होगा। अब आपका जो शुद्ध आय है वो 75 रुपये है। इस दोनों कंडीशन में आप नेट इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं, इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं। 100 रुपये आप अब भी कमाते हैं। अच्छा, इस चीज़ से हमें ये पता चला कि भाई टैक्स में जो चीज़ बढ़ रही है, जो अमाउंट टैक्स में बढ़ रहा है वही अमाउंट हमारा नेट इनकम में कम हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से अपन को एक लाइन समझ में आता है कि चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू चेंज इन नेट इनकम, या चेंज इन नेट इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स। चेंज इज ए वर्ड which is used either in percentage of increasing either the percentage in decreasing। जितना आप इधर बढ़ाएंगे उतना ही इधर घटेगा, इसी को अपन चेंज बोलते हैं। तो मैं लाइन लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स is equal to amount of change in net income is equal to amount of change in net income। ठीक, एक मिनट, मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दें, नहीं तो किसी का फ़ोन आ जाएगा तो रिकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो जाएगी। बस तो हम आपसे कह रहे थे कि एक स्टैंडर्ड डिस्कस करना है। नेट इनकम जो होता है वो इनकम और टैक्स से कोरिलेट करने के बाद आता है। जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं, 20 रुपये आपने टैक्स दे दिया, जो आपकी शुद्ध आय इन हैंड बोलते हैं जिसे आप, वो 80 रुपये हो गए। इधर 5 रुपये अगर आपका टैक्स बढ़ गया, इधर आपका शुद्ध आय में 5 रुपये कम हो जाएगा। तो उसी को अपन एक स्टैंडर्ड में लिख दिए कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, हमने आपसे क्या कहा कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। ठीक, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयकर में
आयकर क्या है? टैक्स है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय नेट इनकम, शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। हमने आपसे बताया था ना, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। तो टैक्स में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? टैक्स में 19% की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब यही चीज बराबर होगा किसके? अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। शुद्ध आय में 6% की कमी हो गई, शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम में क्या हुआ? 6% की कमी हो गई। ठीक, यहां से आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। तो इनका जब आप रेशियो लेंगे तो टैक्स अपॉन नेट इनकम देखेंगे, ये आएगा 6/29, 6/19, 6/19। यहां तक समझ रहे हैं आप ना? अब यहां पे आप नेट इनकम लिख दीजिए। भाई आपकी जो शुद्ध आय है वो 19 है। ये शुद्ध आय निकल के कब आती है? जब आप इनकम में से टैक्स को दे देते हैं। इनकम क्या है आपकी? इनकम ये अपन को अभी नहीं मालूम है, हमें टैक्स मालूम है कि हमने टैक्स पेमेंट किया, हमने टैक्स पेमेंट किया 6 रुपये या 6 यूनिट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक में यही होता है कि आप या तो 6 यूनिट बोले या 6 रुपये ले या 6x लें, अपन 6 यूनिट ही लेके चलते हैं। तो टैक्स अपन ने 6 यूनिट पेमेंट किया, नेट इनकम जो आपकी इन हैंड सैलरी आई 19 यूनिट है, तो इनकम आपकी कितनी बन गई ये आप खुद से बता सकते हैं। 19 में 6 जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेट इनकम आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आयकर की दर क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में जो चीज़ पूछी जाती है वही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। आयकर की दर अगर शुद्ध हिंदी में इसको हम डिफाइन करें, आयकर की दर होता है कि दर बटे आय इंटू 100। तो दर मतलब टैक्स, टैक्स क्या है? 6, आय मतलब इनकम 25 इंटू 100, इसी को आप उनको परसेंटेज में बदलना है। तो कितना आ गया? 24%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। जितना भी परिवर्तन टैक्स में होगा, 19% बढ़ रहा है तो उसी के बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। नेट इनकम में क्या हो रहा है? 6% की कमी हो रही है, तो आप यहाँ पे 6% लिख दीजिए। अमाउंट चेंज का मतलब होता है या तो वैल्यू बढ़े या तो वैल्यू घटे, हमसे नहीं मतलब, क्योंकि चेंज इज अ वर्ड, हमने आपको पहले ही बता दिया ना, चेंज इज अ वर्ड विच इज यूज्ड आइदर इन इंक्रीजिंग और इन द डिक्रीजिंग। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयकर, आयकर मतलब टैक्स, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर की दर यहां भी आपको आयकर की दर बराबर मतलब दर बटे आय इंटू 100। तो हमने आपसे यह भी बताया था ना कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, फिर यही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, amount of change in tax is equal to amount of change in net income, amount of change in net income। ठीक, आयकर में 17% की वृद्धि हो रही है। 17% का मतलब होता है टैक्स में टैक्स का 17%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज बराबर है, किसके बराबर है? शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। शुद्ध आय का मतलब होता है नेट इनकम, नेट इनकम में 3% की कमी हो जाती है तो अपन यहां से परसेंटेज काट देते हैं। अच्छा, किसी को अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन में आगे बता देता हूं, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। टैक्स इंटू 17/100, भाई परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ये बराबर होता है किसके? नेट इनकम इंटू 3 इंटू 1/100 के। 100 से 100 कैंसिल हो गया। बात एक ही है कि चाहे आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दें तो, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके चीज़ें आप सिंप्लीफाई करें, मतलब मल्टीप्लाई करके आगे सिंप्लीफाई करें। तो यहां देखते हैं इनका रेशियो देखते हैं। टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आता है
ये आ जाता है 3/17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अपना एक सीक्वेंस अरेंजमेंट करते हैं। ये आपका रहा नेट इनकम और ये आपका रहा इनकम और ये टैक्स आप दे रहे हैं। टैक्स आपका पेमेंट कर रहे हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। इनकम आपकी है कितनी? नेट इनकम है आपकी 17, तो इनकम कितनी हो गई? 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर की दर, आयकर की दर बराबर मतलब होता है कि दर बटे आय इंटू 100। टैक्स कितना है? 3 यूनिट। इनकम आप कितना कमा रहे हैं? 20 यूनिट या 20 रुपए, बात एक ही हो जाती है। 20 पंजे 100, ये आपका आंसर आ गया 15%। ठीक, आगे चलें। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। अच्छा, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एक्चुअली आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तो क्वेश्चन अपलोड होना चालू हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन के लिए टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। और उसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मोहन या मोहन की आय, मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है। अच्छा, पहले लाइन से आपको ये पता चला कि मोहन कुछ कमाता होगा, उसमें 6,000 रुपये बढ़ गया। जैसे मोहन 100 रुपये कमाता है, उसमें 6,000 रुपये बढ़ गया, या मोहन 100 रुपये कमाता है, उसमें 6,000 रुपये बढ़ गया। मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो आयकर की दर, टैक्स परसेंटेज बता रहे हैं भाई साहब, आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। इधर सैलरी बढ़ रही है, उधर टैक्स घट रहा है इनके रेस्पेक्ट में। जब दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त हो, इनको अपनी सैलरी का 25% नहीं देना हो रहा है टैक्स में। जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको 100 रुपये पे टैक्स नहीं देना है। अच्छा, इस लाइन को आप गौर से देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा है कि जब दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही परिस्थिति का मतलब आप समझ रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ने से पहले और उनकी सैलरी घटने से पहले, मतलब उनकी प्रारंभिक सैलरी और उनकी अंतिम सैलरी, दोनों में वो 25% टैक्स नहीं देते थे। वो जो सैलरी पाते थे उस पर 25% का टैक्स नहीं लगता था। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये पे आपको टैक्स नहीं देना है, आपकी सैलरी पे 25% टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि आपको 75 रुपये पे ही टैक्स देना है, 25 रुपये पे आपको टैक्स नहीं देना है। अगर सुनिए ध्यान से, अगर आपकी सैलरी पे 10% का टैक्स लग रहा है, आप कमा कितना रहे हैं? 100 रुपये, 100 रुपये कमा रहे हैं और आपकी सैलरी पे टैक्स 10% का लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो टैक्स देंगे वो 10 रुपये होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे यही चीज किसी दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि आप 100 रुपये कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो 100 रुपये कमा रहे हैं उस 100 रुपये पे 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है। 25% का मतलब होता है कि 25% पे टैक्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब 75% पे टैक्स लग रहा है। तो 100 का जब आप 75% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 75 रुपीज। अब यहाँ पे आप 100 रुपये पे टैक्स दे रहे थे और यहाँ पे आप 75 रुपये पे टैक्स दे रहे हैं। देखिए, चीज़ें जितना आसान से समझेंगे ना, जितना बारीकी रूप से समझेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तभी बन पाते हैं जब आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन खुद बनाने लग जाएं। खैर, इसके क्वेश्चन आप कुछ नहीं, आप अपनी यहाँ ले लीजिए, डाटा को चेंज कर दीजिए, यहाँ कुछ और परसेंटेज लिख दीजिए, अपनी तरफ से कुछ और सोच के बना दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया। आप यहाँ पे 25% ना फ्री कीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई आपको अपनी सैलरी पे ही टैक्स देना है। तो क्वेश्चन के टाइप जो बनने हैं, इसी में 2-3 टाइप बन जाएगा आपका। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि 100 रुपये आप कमाते हैं, 100 रुपये पे 10% का टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 10 रुपये का। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है।
अच्छा, मैंने इसी चीज को दूसरे भाषा में आपसे ये बोला कि आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये पे टैक्स नहीं देना है आपको, 25% आपका फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 75 रुपये पे टैक्स देना है। कितना? 10%। अब यहाँ पे भी आप 10% टैक्स दे रहे थे, आप यहाँ भी आप 10% पर ही टैक्स दीजिए। तो आप कहेंगे 75 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 7.5 रुपीज। देखिए आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वहां पे 25% आपकी सैलरी पे फ्री नहीं दिया गया था, आप 100% सैलरी पे 10% टैक्स दे रहे थे। अब यहाँ पे आप अपनी 100% सैलरी पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप अपनी सैलरी के 75 पार्ट पे टैक्स दे रहे हैं। 25% आपका फ्री है। ठीक, किसी क्वेश्चन को समझने के लिए आप उसके बेस तक जाओ। ठीक है, मोहन अपनी आय या मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। जब दोनों ही परिस्थिति में सैलरी इन द स्टार्टिंग, इनिशियल सैलरी एज वेल एज फाइनल सैलरी, जब दोनों ही परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त हो तथा दोनों ही परिस्थिति में वह समान कर चुकाता हो। ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा ना कि ये समान कर कहाँ से आ गया? भाई सैलरी अलग अलग है तो टैक्स अलग अलग होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स के जो टैक्स का वैल्यू है वो भी तो घट रहा है। आप देख लीजिए 18% से 15% हो रहा है, इसलिए इसने कह दिया है कि दोनों ही परिस्थिति में वो समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय इनिशियल वैल्यू ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस मेथड को पहले बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे। बेसिक्स में कुछ नहीं करना होता है आपको, आप एज्यूम कर लीजिए या लेट कर लीजिए, एज्यूम ही लिख देते हैं हम। मान के चलते हैं मोहन की आय जो थी X रुपए कमाते थे मोहन भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मोहन की सैलरी पे। अब इनकी सैलरी 6,000 रुपये बढ़ गई, आपको दिक्कत नहीं। तो आयकर की दर, पहले ये पेमेंट करते थे भाई साहब 18%, आप पेमेंट कर रहे हैं 15%। अच्छा, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त हो, तो इसका मतलब ये अपनी सैलरी पे 75% पोर्शन पे टैक्स दे रहे हैं, ये भी 75% पे टैक्स दे रहे हैं। तो हमने आपसे बताया ना, और दोनों ही दशा में समान आयकर चुकाता हो। समान आयकर देखते हैं, x इंटू 18% मतलब 18/100 इंटू 75/100 इज इक्वल टू x प्लस 6,000। 6,000 रुपये बढ़ी है इनकी सैलरी, इंटू 15/100 इंटू 75। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा कैलकुलेशन। एक्चुअली आपको 75% दोनों तरफ था, तो आपको 75% लिखना ही नहीं चाहिए था। इधर का 75% इधर के 75% से कैंसिल आउट हो जाता, और नहीं तो यहाँ भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। बचा आपका x इंटू 18/100, फिर x प्लस 6,000 इंटू 15/100। ठीक, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का आसान मेथड होता है, इधर आ जाएगा 18x डिवाइड बाई 100। अब माइनस कीजिए, जब आप 15/100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x/100 आएगा, इसको इधर लाएंगे तो -15x/100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6,000 गुणे 15/100। ठीक, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाए 3x इक्वल टू, या तो इधर चलिए 2 शून्य कर दे, फिर होगा 60 गुणे 15 गुणे 100, बात वही होगी, चाहे इधर का 100 उधर में मल्टीप्लाई हो जाता है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको तो अच्छी तरीके से आता होगा सिंप्लीफाई करना। x की वैल्यू देखते हैं 30,000 रुपये। ठीक, इन्होंने क्या पूछा था? तो उसकी आरंभिक आय मोहन की कितनी थी? 30,000। अच्छा, मैं आपको दूसरे मेथड से इसी चीज को बताता हूं। दूसरा मेथड ये है कि मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है। M2 मेथड देख रहे हैं अपन।
मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घट के 15% हो जाती है। जब दोनों ही परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त हो तथा दोनों ही परिस्थिति में वह समान आयकर चुकाता है। तो मान चलते मोहन की जो सैलरी थी x रुपये थी, वो उसकी सैलरी 6,000 बढ़ने के बाद x + 6,000 हुई। दोनों ही कंडीशन में पहले 18% का पेमेंट करते थे, पहले फिर आपने 15% का पेमेंट किया। अच्छा, आप बताइए मेरे को एक बात कि पहले आप 18% पेमेंट करते थे, अब आप कर रहे हैं 15%, तो कितने परसेंट कम पेमेंट कर रहे हैं? 3% का पेमेंट कम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहले आप 18% का पेमेंट करते थे, अब आप 15% का पेमेंट कर रहे हैं, तो कितने परसेंट कम का पेमेंट कर रहे हैं? 3% कम। अच्छा, ये 3% किसके कारण आया? ये 6,000 ही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर ये 6,000 उसकी सैलरी बढ़ी नहीं होती तो भाई साहब पहले भी एक्स पे 18% पेमेंट कर रहे थे और अब भी एक्स पे 15% पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, 3% की जो कमी आई वो 6,000 के कारण आई, लेकिन किस पे कम हुआ? फाइनल वैल्यू एक्स पे ही तो कम हुआ आपका 3%। तो जिस पे कम हुआ एक्स का 3%, एक्स इंटू 3/100 इज इक्वल टू 6,000। इस 6,000 पे आप 15% देंगे ही देंगे। 6,000 गुणे 15/100, ये आपका एक लाइन में सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर आपको ये बेसिक न समझ में आया होगा, मतलब M2 मेथड नहीं आता अगर आपको समझ में, तो आप M1 से सॉल्व कर लीजिए, वहाँ भी आसानी है सब कुछ। या तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, इसको रहने दीजिए। यहाँ भी आपका आंसर 30,000 आएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मोहन की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घट के 15% हो जाती है। जब दोनों ही परिस्थिति में वो 25% आयकर मुक्त हो तथा दोनों ही परिस्थिति में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहले मोहन x रुपये कमाता था, अब उसकी सैलरी x + 6,000 हो गई। पहले वो पेमेंट करता था 18% टैक्स के अनुसार, अब कर रहा है 15%। तो ये जो 3% का अंतर आया ना, ये जो 3% का अंतर आया किसके कारण आया? 6,000 के कारण आया। लेकिन किस पर आया? एक्स पर आया 3% का कम। तो 6,000 पे 15% आप दे ही रहे हैं। ठीक, और नहीं तो आप इसी को ऐसे डायरेक्ट कर लिया कीजिए। आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। x + 6,000 दोनों ही कंडीशन में आयकर मुक्त है ना। 25% दोनों ही वे में है, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो उसको मत लिखिए, आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 15/100 से जब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x/100 हो जाएगा। 18x/100 माइनस 15x/100 करेंगे तो ये 3x/100 आ जाएगा। ठीक है, ये 6,000 इंटू 1/100 15/100, 15/100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर इधर का 100 कट गया, 1 मिनट में वो सोल्यूशन आ जाएगा। बेसिक मेथड से ही फास्ट हो जा रहा है। दोनों मेथड सही है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो अपनाइएगा आप। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा टाइप। एक आदमी, इसके बाद पॉपुलेशन जनसंख्या संबंधित प्रश्न आपको कराएंगे इसके जस्ट बाद। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक आय नहीं दिया गया था, आपको प्रारंभिक आय पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको प्रारंभिक आय दे रखे हैं, उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई है ये आपसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं आप ना। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। आयकर की दर, टैक्स घट रहा है उनका, जबकि दोनों ही परिस्थिति में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि को ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न है, बेसिक से कर लो तो भी सही है। खैर हम दोनों मेथड से आपको करके दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 28,800 रुपये। अच्छा, ये इनकी आरंभिक सैलरी है। अब इनकी सैलरी बढ़ कितनी गई? 28,800 प्लस x हो गई। कोई किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यदि आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है, कोई बात नहीं,
यहाँ पे ये 12%, 28,800 का 12%, 28,800 प्लस एक्स इंटू कितना परसेंट हुआ, 10%। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये तो पहला तरीका हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बहुत सरल सिंप्लीफिकेशन है इसका। अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं। ये 12% से 10% हो गया। अच्छा, तो कितने परसेंट की कमी आई, 12% से 10% हो जाना मतलब 2% की कमी आ गई। 12% से 10% हो जाना मतलब 2% की कमी किसके कारण आई, एक्स के कारण। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द टैक्स इन 28,800 टूवर्ड्स द 28,800 प्लस अमाउंट। अच्छा, किस पे कम हुआ, 28,800 पे। तो 28,800 का 2% ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स के 10% के बराबर। क्योंकि 10% आप पेमेंट करेंगे ना एक्स पे, इसका तो मैटर छोड़िए, इसका मैटर समझ में आ गया, इसके अनुसार हो रहा है। एक्स पे 10% आप पेमेंट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5, 28 दूनी 56 1 57। ठीक, 5,760 रुपए इनकी सैलरी बढ़ गई थी। ठीक, 5,760 रुपए बढ़ गई है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगला टाइप देखते हैं आपका, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। ये दो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवर, कुत्ता बिल्ली दोनों मिला के कितने हैं 45, यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, अच्छा इसके भी कई सारे मेथड होते हैं, आप कम से कम 2 मेथड तो देख ही लीजिए जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको अच्छा लगे। एक्चुअली मेथड वो अच्छा होता है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, कैलकुलेशन लेंदी ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले मेथड से, M1 मेथड से। मेथड M1, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अच्छा, टोटल कितने जानवर हैं 45, 45 जानवर हैं। अच्छा, 45 जानवर में से बिल्ली मतलब कैट और डॉग। ठीक, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। अपन को जनसंख्या नहीं पता है भाई बिल्ली कितने हैं कुत्ते कितने हैं, ये तो पूछा गया है आपसे ना, लेकिन अपन को ये मालूम है कि टोटल जानवर कितने हैं 45। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं किसी कमरे में कुत्ते बिल्ली दोनों हैं, टोटल कितने हैं 45। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 10 बिल्ली हैं तो बाकी के कितने होंगे कुत्ते होंगे। ठीक, 35 कुत्ते होंगे। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि X बिल्ली हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते कितने हैं 45 माइनस X। भाई टोटल में से जो चीज़ें नोन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अननोन चीज प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है 7 बिस्किट खाती है, मतलब 7x। ठीक, प्लस प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है 9 बिस्किट। तो कुत्ते की संख्या कितनी है 45 माइनस एक्स इंटू 9। ये सब मिला के कितने हो गए बिस्कुट की संख्या 355। इसको आप सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ जाए वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये M1 मेथड है। सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, ये 2x इधर आ जाएगा, ठीक है, और 45 इंटू 9 माइनस 355 ये चला जाएगा उधर। तो 9 × 5 = 45, 9 × 36, 36 4 40, 9 × 5 = 45, 0 सॉरी गलत हो गया, 9 × 5 = 45, 5 हाथ से लगा 4, 9 × 36 4 40, माइनस 355 करेंगे तो कितना आएगा 2x = 50। तो x = कितना आएगा 25। x का है, x है नंबर ऑफ कैट, 25 क्या है कैट है, मतलब बिल्ली है। तो बाकी के कितने हो गए 45 माइनस x का मतलब 25, ये आप घटा दीजिए, बाकी के जो बच जाएंगे 20 कुत्ते होंगे। आपका आंसर आ गया। ठीक, अच्छा तो इसका M2 मेथड देख लेते हैं। M2 मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ अपने मन से समझना होता है कि प्रत्येक बिल्ली 9 बिस्किट खाती है। प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है 7 बिस्किट खाती है, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अच्छा, इसी 9 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 7 + 2। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसी 9 को हम 7 + 2 लिख दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे नहीं दिखता है अंडरलाइन। ठीक, तो 45 जानवर हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। 9 को हम 7 + 2 लिख दें। अपन अगर ऐसा मान के चलते हैं कि सभी जानवर, कुत्ता और बिल्ली सभी जानवर सिर्फ 7 ही बिस्किट खाते हैं, तो नंबर ऑफ बिस्किट कितने आ जाएगा 45 × 7, 45 × 7, 45 × 7 जब आप करेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 28, 2 30 31। ठीक, 315 बिस्किट ये दोनों मिलके खा लिए, कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलके 315 बिस्किट खा लिए। कब,
जब अपन ऐसा मान के चल लिए कि भाई प्रत्येक जानवर 7 बिस्किट खाता है, और अच्छा प्रत्येक जानवर खा कितने बिस्किट रहे हैं, 355 बिस्किट, 355 बिस्किट 355 माइनस 315, जब आप करेंगे तो ये 40 बिस्किट ज़्यादा आएगा, 40 बिस्किट अभी बच गए हैं। तो ये 40 बिस्किट कौन खाया है भाई, कुत्ते ने खाया है, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा बिस्किट खा रहा है ना। अपन तो ऐसा मान चल रहे थे प्रत्येक जानवर 7 यूनिट बिस्किट खाता है या 7 बिस्किट खाता है, लेकिन कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, मतलब प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, और 40 बिस्किट आपके बच गए हैं। तो 40 बिस्किट को प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट खा रहा है ज़्यादा, तो 40 बिस्किट हैं, तो 40/2 कर देंगे, 40/2 करेंगे जब आप, तो 20 आ जाएगा। 20 क्या है, नंबर ऑफ डॉग, कुत्तों की संख्या 20 है। इसी चीज़ को आप ऐसे समझिए, 355 माइनस 315, ठीक, ये 40 आ गया, 40 बिस्किट ज़्यादा बचे थे आपके। तो प्रत्येक जो कुत्ता है वो 2 यूनिट बिस्किट या 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, तो कुत्ते कितनी की संख्या कितनी हो जाएगी, डॉग इंटू 2। भाई एक कुत्ता 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, तो जो 40 बिस्किट खा रहे हैं, 40 बिस्किट खत्म हो रही है, तो कितने कुत्ते द्वारा, तो नंबर ऑफ डॉग इक्वल टू नंबर ऑफ डॉग इंटू 2, नंबर ऑफ डॉग इंटू 2 इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ डॉग कितना हो जाएगा, 40/2 मतलब 20, ठीक। ये आ गया 20 क्या हो गए कुत्ते हैं, तो 25 बिल्ली हो गई। सीधा सीधा प्रश्न है। मेरे कहने का मतलब है कि आप मान लिए 7 बिस्किट ये खा रहा है, 7 + 2 मतलब 7 बिस्किट कुत्ते भी खा रहे हैं, प्रत्येक जानवर 7 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल 45 जानवर हैं, तो 45 जानवर द्वारा कितने बिस्कुट खाए गए, तो अपन जब मान के चले थे टोटल 7 यूनिट बिस्किट, प्रत्येक जानवर 7 बिस्किट खा रहा है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 × 30 31, तो 45 जानवर 315 बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन खाए कितने जा रहे हैं, 355। जब आप 355 में से 315 माइनस करेंगे तो 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो जो खत्म हो रहे हैं 40 बिस्कुट कुत्तों के द्वारा खत्म किए जा रहे हैं, और प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट खा रहा है, तो 40 बिस्किट खत्म हो रही है, तो नंबर ऑफ डॉग इक्वल टू 20 आ जाएगा। अपने से देख लीजिए, या तो नंबर ऑफ डॉग इंटू 2 इक्वल टू 40 बिस्किट। अब ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन्होंने कहा किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, यदि कुल सरों की संख्या, सर का मतलब होता है नंबर ऑफ जानवर, यदि कुल जानवरों की संख्या या कुल सिरों की संख्या 280 है, और कुल पैरों की संख्या 820 है, पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतर बताइए। आपको पता है चिड़ियाघर में कुछ खरगोश के मतलब 4 पैर होते हैं, और कुछ कबूतर का मतलब उसके 2 पैर होते हैं। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जानवर कितने हैं, 280, कुल सिरों की संख्या 280 है, नंबर ऑफ जानवर 280 हो गए ना। इनमें से कुछ खरगोश हैं, ये खरगोश हो गए, और ये हो गए कबूतर, पिजन। खरगोश के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर। अपन ऐसा मान के चलते हैं प्रत्येक जानवर के पास 2 पैर हैं, अपन ऐसा मान के चलते हैं प्रत्येक जानवर के पास 2 पैर हैं, खरगोश मान के चल रहे हैं कि खरगोश के पास भी 2 पैर हैं और कबूतर के पास भी 2 पैर हैं, तो टोटल कितने जानवर हैं, 280। तो 280 जानवर हैं, अपन ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक जानवर के पास 2 पैर हैं, तो नंबर ऑफ पैर कितने हुए, पैरों की संख्या कितनी हुई, 28 दूनी 56, 560 पैर। ये 560 कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने जानवर हैं, 280। अपन मान के चल रहे थे प्रत्येक जानवर के पास 2 पैर है, तो नंबर ऑफ पैर कितना आ जाएगा, 560 रुपए, 560 पैर। अच्छा, कुल पैरों की संख्या दी कितनी गई है, 820। देख लीजिए भाई साहब, कुल पैरों की संख्या दी कितनी है, 820, ठीक। तो अपन को
जब अपन ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक जानवर के पास 2 पैर हैं, तो नंबर ऑफ पैर कितना आ गया 560। तो ज़्यादा कितने हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं 820 में से। जब आप 560 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2। ठीक, तो कुल कबूतर की संख्या कितनी होगी ये बाद में देखते हैं, पहले कुछ खरगोश देख लें। अच्छा, 260 एक्स्ट्रा पैर आ गए, 260 एक्स्ट्रा पैर आ गए। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैर है किनके कारण आ गए, कबूतर का तो 2 ही पैर होता है, तो काउंट हो ही गया। ये 260 जो पैर हैं किनके कारण ज्यादा आ गए, ये खरगोश के कारण ज्यादा आ गए। क्योंकि खरगोश के पास 2 एक्स्ट्रा पैर हैं भाई साहब, खरगोश के पास 2 एक्स्ट्रा पैर हैं, उसी की वजह से ये 260 पैर ज्यादा आए हैं। तो जब एक खरगोश के पास एक खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो नंबर ऑफ पैर कितने हैं 260। तो नंबर ऑफ खरगोश बता दीजिए, 260 बटे 2 मतलब 130 क्या खरगोश। तो नंबर ऑफ रैबिट इनटू 2, क्योंकि 2 पैर एक खरगोश के पास एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट इनटू 2 ये किसके बराबर हो जाएगा 260 के। तो नंबर ऑफ रैबिट, कहने का मतलब एक खरगोश के पास 2 पैर ज्यादा हैं, तो कितने खरगोश के पास 2 पैर ज्यादा हैं, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन 260 आ जाए। तो नंबर ऑफ रैबिट 260 बटे 2 ये आ जाएगा 130। 130 क्या खरगोश हैं, और बाकी के बच गए कितने 150 कबूतर हैं। मैं आपको एक लाइन फिर से समझा देता हूं कि नंबर ऑफ पैर कितना आ गया 560, लेकिन उसमें दिया गया है कुल पैरों की संख्या 820 है। तो जब आप 820 में से 560 माइनस करेंगे 260 पैर एक्स्ट्रा बच गए। अच्छा, ये दो 260 ये जो 260 पैर एक्स्ट्रा आए हैं किनके कारण आए हैं, ये खरगोश के कारण है। क्योंकि खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, इन्हीं की वजह से 260 पैर ज्यादा हैं। और एक खरगोश 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है और एक्स्ट्रा पैरों की संख्या 260 है। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो नंबर ऑफ खरगोश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, अब जनसंख्या पे संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए जनसंख्या पे संबंधित प्रश्न देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, शहर की जनसंख्या 6000 है, 6000 में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। यदि पुरुषों की संख्या 5000 तथा महिलाओं की संख्या 9000, वाह भाई, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गई, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा दी गई है, तब नई संख्या जो है 6500 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। कहने का मतलब एक गांव में 6000 की जनसंख्या थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों रहते थे। पुरुष की जनसंख्या में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, महिलाएं ज़्यादा बढ़ गई, 9% की संख्या में बढ़ गई, तो टोटल जनसंख्या हो गई 6500। अच्छा, ये 6500 में आपको एक चीज़ नहीं दिखता है, 6500 में आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा है कि पहले जनसंख्या थी 6000, अब हो गई 6500। इसका मतलब क्या हुआ, 500 तो जनसंख्या बढ़ी भाई। पहले जनसंख्या थी 6000, अब हो गई 6500, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट 500 का ही हुआ। 500 दोनों हैं, 500 ही की जनसंख्या बढ़ी, जिसमें से पुरुष भी हैं और जिनमें महिलाएं भी हैं। अब आपको बताना है कि पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने पुरुष बढ़े और कितनी महिलाएं बढ़ी। ठीक है, इसको डायरेक्ट अपन मेथड 2 से देखते हैं, जो मेथड अच्छा है उसी से देखते हैं। 6000 जनसंख्या है,
इसके भी कई मेथड होते हैं करने के लिए, आप एक ही मेथड देखिए, ज़्यादा अच्छा है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 हो गई, यदि पुरुष मेल 5% इंक्रीमेंट हो, 5% पुरुष बढ़ गए और महिलाएं 9% बढ़ गई। ठीक है, अच्छा इस 9% को ऐसे अपन नहीं लिख सकते, इसको 5% है 5% लिख दें, इसको 9% को आप 5% प्लस 4% नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर अपन ऐसा मान के चलें कि जनसंख्या में ओवरऑल 5% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पुरुष भी 5% बढ़ गए, महिलाएं भी 5% बढ़ गई। अगर हम जनसंख्या 6000 का 5% कैलकुलेट कर लें तो जो वो आएगा, क्या आएगा वो देख लेते हैं। 6000 अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि जनसंख्या में 5% पुरुष और 5% महिलाएं, दोनों ही 5-5% इंक्रीमेंट हुआ। तो 6000 का 5% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 300। मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जिसमें पुरुष भी 5% है और महिलाएं भी 5% हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपके दिमाग में ये डाउट न रहे कि पुरुष भी ले लिए महिला भी ले लिए तो आपने यहाँ कहाँ से 10% का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। ये जो 300 है, इस 300 में 5% पुरुष भी हैं 5% महिलाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल इंक्रीमेंट हो गया है 5% का, अपन ये मान के चल रहे हैं। अच्छा एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ कितने का है? एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ है 500 का, इसमें से 300 आप घटा दीजिए, बचा कितना? 200। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो 200 का इंक्रीमेंट है, मतलब 200 संख्या जो ज़्यादा आई है, ये किसके कारण ज़्यादा आई है? ये जो 200 नंबर ज़्यादा आया है या 200 संख्या ज़्यादा आई है, किसके कारण आई है? फीमेल के कारण आई है। क्यों? क्योंकि फीमेल का इंक्रीमेंट 9% था, हमने 5% एज्यूम किया था, 4% बच गया था। मतलब कि अगर हम बोल दें आपसे फीमेल का 4%, फीमेल का 4% ये किसके बराबर है? 200 के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो 200 जनसंख्या है ना, इसमें टोटल फीमेल है और फीमेल एक्स्ट्रा कितनी है? 4%। तो 4% फीमेल इंटू 4% इक्वल टू 200। तो नंबर आप फीमेल आप बता देंगे यहाँ से 4 25 20, 5 के आगे 300 ना 5000। भाई साहब ये भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा क्या? चलिए ये भी कैलकुलेट ही करके दिखा देते हैं आपको। फीमेल इंटू 4/100, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इंटू 200। 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इंटू 100, 4 से ये आ जाएगा, फीमेल क्या हो गया? 5000। 5000 फीमेल की जनसंख्या है और पुरुष था, महिलाओं की जनसंख्या बताइए ना। फीमेल हो गई 5000 और मेल हो गए 1000। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस एक कुत्ते बिल्ली की जैसा ही है। 5% दोनों पे आपने कैलकुलेट कर लिया तो एक गाँव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% का इंक्रीमेंट तथा महिलाओं की संख्या में 5% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 10,272 आ गई। तो 10,272, ठीक, इसमें से आप 9,600 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 672 संख्या गांव की बढ़ी हुई है। अच्छा गांव की जनसंख्या कितनी है? 9,600। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इनमें से फीमेल कितनी है? फीमेल की संख्या पे इंक्रीमेंट 5% का हुआ, मेल की जनसंख्या पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 8%, मतलब 8% का। अच्छा इसी 8% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई साहब कि 5% और प्लस 3%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि जनसंख्या में ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? जनसंख्या में ओवरऑल 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब है अगर आप 9,600 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30 9 45 480। 480 जनसंख्या बढ़ी कब? जब हम ओवरऑल 5% कैलकुलेट करके चल रहे थे, और हकीकत में कितनी बढ़ी है? 672। तो मतलब जब 672 में से 480 सब्ट्रैक्ट करेंगे
672 में से 480 घटाएंगे, ठीक, 9 8 17, 5 192। जो 192 जनसंख्या बढ़ रही है ना, ये किसके कारण बढ़ी हुई है? ये मेल के 3% के कारण बढ़ गई है। तो मेल का 3% इक्वल टू 192। तो मेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 192 इंटू 100 डिवाइड बाई 3। 3 5 15, 3 6 18, 3 चौक 12। तो नंबर ऑफ मेल हो जाएंगे 6400, 6400 पुरुष हो जाएंगे। पुरुषों की संख्या आ गई 6400। ठीक है। अच्छा, अब अगला टाइप देखेंगे। चलिए पास फेल के क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्कस कर लें आपके सामने। जैसे आप कोई पेपर देते हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में मैक्सिमम नंबर है 200 का। ठीक, अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपन इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं। आपने किसी एग्जाम दिया, मान लो एसएससी का प्री दिया, 200 नंबर थे उसके मैक्सिमम अंक। ठीक, ये है बॉर्डर लाइन। अपन बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? पासिंग मार्क। ये है पासिंग मार्क। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है, इसी को अपन बोलते हैं BORDER, बॉर्डर लाइन। अगर आप बॉर्डर लाइन के क्रॉस हो गए या बॉर्डर लाइन तक आ गए तो आप पास हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि अगर बॉर्डर लाइन से जितना अधिक नंबर पाएंगे वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, वो नो डाउट। आपको कम से कम पासिंग मार्क मतलब 100 नंबर, 100 अंक लाने। कम से कम आप 100 अंक लाएंगे। 200 में से कम आप 100 अंक लाएंगे, तभी आप पास होंगे। इसी को अपन बॉर्डर लाइन। अगर 100 अंक से जितना भी ज़्यादा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नो डाउट। जैसे आपने 100 नंबर पासिंग मार्क था, आपने ला दिए 124 नंबर, मतलब पासिंग मार्क से आपने सिर्फ 24 नंबर ज़्यादा पाए हैं। बात को समझिएगा, हमारी बात को। पासिंग मार्क थे 100, अगर आप 100 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन आप पाए कितना? 124 नंबर। 124 नंबर आप पा गए। इसका मतलब ये है कि आप बॉर्डर लाइन या पासिंग मार्क से सिर्फ 24 नंबर ज़्यादा पाए। ठीक है, नो डाउट। और कोई एक इंसान 70 नंबर पाया है, जैसे आप 70 नंबर पा गए, इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन से कितने नंबर कम है? 30 नंबर कम है बॉर्डर लाइन से। अगर 30 नंबर और ज़्यादा पा गए होते तो आप पासिंग मार्क तक आ जाते और पास हो जाते। ठीक, ये स्टैंडर्ड आप समझ जाइए। इनका कहने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 24 माइनस 30, इसका मतलब ये हुआ 54 का डिफरेंस आया इन दोनों स्टूडेंट के। आप में और हम में कितने का डिफरेंस है? 54 नंबर का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन से आप और ज़्यादा समझ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, ये बॉर्डर लाइन है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 25% तो लाए भाई साहब, लेकिन 210 अंक से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये बॉर्डर लाइन से 210 अंक कम पाए हैं। ये बॉर्डर लाइन से 210 अंक कम पाए हैं 25% लाने के बावजूद भी। और फिर क्या करें? यदि वह 55% ज़्यादा नंबर लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाते हैं। इसका मतलब 240 अंक से पास हो जाने का मतलब है कि बॉर्डर लाइन से, ये भाई साहब बॉर्डर लाइन से 240 अंक ज़्यादा लाए हैं। यदि वह 55% मार्क्स लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाना। 240 अंक से पास हो जाना का मतलब बॉर्डर लाइन से या पासिंग मार्क को क्रॉस कितने नंबर से कर दिए? 240 नंबर से कर दिए। तो ज्ञात करना है उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट पा जाएं कि बॉर्डर लाइन पे आ जाएं। तो अपन देखते हैं, ये 25% है और 210 अंक से फेल हो गए। अगर हम इसमें 210 अंक जोड़ दें, अगर इसी 25% में 210 अंक जोड़ दें तो ये बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे। इन दोनों को बॉर्डर लाइन पे लाना है ना आपको। तो अगर 210 में से 25% जोड़ दें तो बॉर्डर लाइन पे आ गए। ठीक है, अब इनको भी बॉर्डर लाइन पे लाइए। भाई इक्वेट कर रहे हैं ना, ये बॉर्डर लाइन से अधिक पाए हैं 240 नंबर,
इनको भी बॉर्डर लाइन पे लाइए। अगर 55% ये पाए हैं, अगर इनमें से 240 नंबर घटा दे, क्योंकि 240 नंबर ज़्यादा पाए हैं, तो ये बॉर्डर लाइन पे आ गए। अब दोनों बॉर्डर लाइन पे आ गए, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये आ जाएगा 450 इज इक्वल टू 30%, और एक शून्य से काट देंगे तो 3% इज इक्वल टू 45। चलिए डायरेक्ट सब कुछ काट के वहीं करते हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। 3 एक 3, 3 5 15, मतलब 1% की जो वैल्यू होगी 15 अंक बराबर किसके होगा, 1% के। 15 नंबर किसके बराबर होगा, 1% के, मतलब 1% का मतलब 15 नंबर हुआ। अब आपको बताना है कि उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तरांक परसेंट का मतलब होता है कि अगर हम 210 ये बता दें कि 210 कितने परसेंट के बराबर होता है और उसी में ये 25% जोड़ दें तो हमें आ जाएगा कम से कम कितना नंबर चाहिए बॉर्डर लाइन पे आने का। दूसरा मेथड ये है कि आपको 1% पता है 15 के बराबर होता है, तो आप बता दो 240 कितने परसेंट के बराबर होता है और उसमें से 55 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 210 कितने परसेंट के बराबर होता है आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक। इसी चीज को आप ऐसे लिख दीजिए, 1% किसके बराबर होगा, 15 के, और इसलिए 210% किसके बराबर होगा, 15 बराबर 1%, चूंकि 15 इसलिए 210 किसके बराबर, कितने परसेंट के बराबर हुआ, 1 इंटू 210/15, 15 कन्नम 15, 15 चौका 60, 14%। 210 बराबर हो गया 14% के, ठीक। यहां आप 210 को लिख दीजिए 14%। अगर 25% में 14% जोड़ दिया जाए, 25% में 14% जोड़ दो आप, तो 39 क्या है, उत्तीर्णांक परसेंट, मतलब पासिंग मार्क, ठीक। आगे चलें, ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको। भाई दोनों को बॉर्डर लाइन पे लाना है। अब कोई विद्यार्थी 25% अंक ला रहा है, 210 अंक से फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो 25% में 210 जोड़ दोगे तो वो पास हो जाएगा, बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा। अब कोई विद्यार्थी 55% अंक लाता है लेकिन 240 पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ला देता है, तो 55 में से 240 घटाओगे तो ये भी बॉर्डर लाइन पे आ गया। दोनों इक्विट कीजिए, गुणा भाग कर लीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। स्क्रैच आ जाता है बोर्ड पे, इसलिए इससे डस्ट मिटाते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है, वह 64 अंक से पास हो जाता है, तो उत्तीर्णांक परसेंट सेम टू सेम है, हम बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 36% अंक लाते हैं भाई साहब और 32 अंक से फेल हो जा रहे हैं। 36% ला रहे हैं भाई साहब और कितने अंक से फेल हो जा रहे हैं, 32 नंबर से ये फेल हो जा रहे हैं। यदि वो 48% मार्क लाता है, 48% ला रहे हैं भाई साहब और 64 अंक से पास हो जा रहे हैं, मतलब 64 अंक से पास हो जा रहे हैं, पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, तो दोनों को लाइए बॉर्डर लाइन पे। अगर इस 36% में हम 32 जोड़ दें तो ये पासिंग मार्क तक आ गए, और इन द सेम वे 48% में से अगर 64 घटा दे तो ये भाई साहब भी पासिंग मार्क पे आ गए, बॉर्डर लाइन पे। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई आसान से होगा। ये 48 ज़्यादा है तो इसको इधर ले जाइए, 6 में से 8 में से 6 गए 2, 12%, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9, ठीक। तो चूंकि 96 किसके बराबर है, 12% के बराबर है, इसलिए 32 किसके बराबर होगा, तो 12 गुणे 32/96, ठीक। 12 8 96, 8 चौक 32, इसका मतलब जो 32 होगा वो 4% के बराबर होगा। और अगर 36 में हम 4% मतलब 32 जोड़ दें या 4% जोड़ दें तो बंदा पास हो गया, 40% उत्तीर्णांक प्रतिशत आ गया। बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा सरल मत समझिए। बॉर्डर लाइन पे लाने ये आपको आसान लग गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा
ज़्यादा ही सरल बता दिया। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है। सेम वे है क्या सब? ये है बॉर्डर लाइन। 40% अंक भाई साहब ला रहे हैं और 50 अंक से फेल हो जाते हैं, मतलब बॉर्डर लाइन से 50 अंक पहले ही हैं। यदि वो 50% अंक लाते हैं, यदि वो भाई साहब 50% अंक लाते हैं तो 40 अंक से पास हो जाते हैं, मतलब पासिंग मार्क से 40 अंक ज़्यादा आते हैं इनको। अब दोनों को बॉर्डर लाइन पे लाइए। बॉर्डर लाइन पे लाने के लिए आप 40% में 50 जोड़ेंगे। ये इक्वेट किसके बराबर होगा? 50% में से 40 घटाएंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स से वो 40 अंक ज़्यादा ला रहे हैं भाई साहब। ये 40% है, 50%, इसको इधर ले जाइए 10% आ गया, इसको इधर लाएंगे 90% के बराबर हो जाएगा। 1% 9 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो चूंकि 9 किसके बराबर है? 1% के, इसलिए 50 किसके बराबर होगा? 1 गुणे 50/9। 9 पचे 45, 5 सही 4/9%। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 45 सही 45 सही 4/9%, ये उत्तरांक प्रतिशत आपका आ गया। ठीक, ये देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्णांक अंक से 10 अंक अधिक लाता है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया, आपका डाउट जो था दूर कर दिया इन्होंने। तो अधिकतम अंक देख लेते हैं। अधिकतम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम 100% किसके बराबर है, ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब। तो सिंपली ये बॉर्डर लाइन है आपका। तो 30% अंक ला रहे हैं भाई साहब और फेल कितने से हो जा रहे हैं? 5 अंक कम, पासिंग मार्क्स से 5 अंक कम, 5 नंबर कम ला रहे हैं। यदि भाई साहब 40% अंक लाते हैं तो बॉर्डर लाइन से 10 नंबर अधिक ला रहे हैं। तो दोनों को बॉर्डर लाइन पे लाइए। तो 30% प्लस 5 नंबर 5 अंक होगा। हाँ, 30% प्लस 5 इक्वल टू 40% माइनस 10। ठीक, तो 30 को उधर ले जाएंगे आप, 10% इक्वल टू 15, इसलिए 1% किसके बराबर होगा? 1.5, नो डाउट। अब अधिकतम अंक का मतलब होता है 100% किसके बराबर हो जाएगा? 150 के। 150 नंबर